Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you business tax planning in course of Integrated MBA third year. Now today we are discuss about unit first. In unit first, next topic आपका फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो आइए बात करते हैं इनकम टैक्स क्या होता है आपका। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, कि कोई भी बिजनेस में या फिर कंपनी जो टैक्स डिपॉजिट करती है वो खुद करती है टैक्स डिपॉजिट अपने अकाउंट से या फिर ऑफलाइन, तो इसीलिए इसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इट इज़ लेविड एंड कलेक्टेड बाय, ये कौन कलेक्ट करता है हमसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस, और गवर्नमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसके लिए सेटअप कर रखा है। तो इनकम टैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट का। Although income tax is levied and collected by the central government, yet a certain portion of it's distributed among the states for their welfare projects। बता रहे हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स को। जो भी स्टेट्स में आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, पार्क के लिए और मेडिकल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, तो जो भी हमारे स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होता है तो जो हम इनकम टैक्स देते हैं वो उसी से होता है। तो इसीलिए हमको, अगर हम टैक्स पेई हैं, हमारी इनकम है इतनी कि हम टैक्स के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो हमको टैक्स देना चाहिए अगर हम चाहते हैं डेवलपमेंट अपने एरिया का। नेक्स्ट इसके बाद जो दिया हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शंस आर under the direct control and supervision of Central Board of Direct Taxes, which is under the Finance Ministry of the Government of India। बता रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर में काम करता है, जो कि किसके अंडर में आती है? ये फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वित्त मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनकम टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स आपके इनकम के ऊपर लगता है। लेविड ऑन द प्रीवियस ईयर टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी पर्सन एट द रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो जो भी इनकम टैक्स का रेट होगा उसी रेट से आपसे टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर गिवन इन द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स का रेट दिया रखा होता है, जो कि पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। और इनकम टैक्स जो आपको एवरी ईयर पास होता है ये पार्लियामेंट में। तो जो इनकम टैक्स की जो बुक्स होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बजट हर साल पास होता है, तो जो भी रूल्स हमारे टैक्सेस हैं, रेट हैं, वो सारे चेंजेस हो जाते हैं। दीज रेट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्लैब्स ऑफ इनकम। जो भी हमारे जो टैक्स रेट है वो अलग अलग स्लैब के हिसाब से लगता है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम होगी उसी हिसाब से हमें टैक्स रेट देना होता है। ठीक है, जितनी इनकम हमारी इंक्रीज होती जाएगी हमारा टैक्स रेट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एवरी इनकम स्लैब्स देयर इज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो अलग अलग इनकम स्लैब्स में आपके डिफरेंट टैक्स पड़ते हैं। एज द इनकम स्लैब्स गोज अप द रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो गोज अप। सिंपल सी बात है, हमने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसमें आपका टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट मोर इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन हायर इनकम। तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसमें बात की गई है कि इनकम क्या होता है, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आइए बात करते हैं हम। एज पर सेक्शन 224 इनकम इंक्लूड्स। तो इनकम टैक्स के जो सेक्शन है 224 उसके अकॉर्डिंग इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है
तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इनकम में प्रॉफिट और गेन आपके आते हैं। प्रॉफिट मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट और गेन तब होता है जब आप कम समय में कोई आपको फ़ायदा होता है, मतलब आपने कोई एसेट्स अपनी सेल कर दी, उसमें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। डिविडेंड, डिविडेंड भी आपका प्रॉफिट होता है। जो कंपनियां आपकी होती हैं शेयर्स वाली, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, इनमें शेयर होल्डर्स शेयर परचेज़ करते हैं, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, तो वो उनकी इनकम में ट्रेड किया जाता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट कुछ पॉइंट्स में आप देख रहे होंगे कि टिक लगे हुए हैं, तो जिन पॉइंट्स में टिक लगे हुए हैं आपको उन्हीं पॉइंट्स को नोटिस करना है, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। इतने मैटर से इतना ज़्यादा मैटर हमें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके बाद 11 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एनी कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में हम कोई भी एसेट्स सेल करते हैं, उससे जो हमें फ़ायदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। 12 पॉइंट में दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44। इंश्योरेंस से हमें कोई भी प्रॉफिट होता है वो आपकी इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 13, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी शॉर्ट। मतलब जो भी गेम्स होते हैं आपके, लॉटरी, पज़ल या फिर हॉर्स रेसिंग में आप वेट लगाते हैं, कार्ड गेम्स, तो इनसे जो भी इनकम होती है आपको, तो वो आपकी इनकम में ट्रेड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 14 पॉइंट जो दिया हुआ है कि एनी सम रिसीव्ड बाय एनी टैक्स पेयर प्रॉमिस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू एनी फर्दर ऑफ द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉयज़। मतलब जब हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो फ़ंड मिलता है लास्ट में जब जॉब छोड़ते समय, तो वो फ़ंड भी उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि फ़ंड भी उसकी सैलरी से ही कट होता है, तब उसको लास्ट में वो दिया जाता है इकट्ठा अमाउंट, ठीक है। तो वो भी उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो भी हमने बताए आपको, ये सारे इनकम के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रीवियस ईयर। अब इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर हम किसको बोलते हैं, आइए बात करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें द प्रीवियस ईयर और द ईयर ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम और फाइनेंशियल ईयर starts from 1st April of every year and ends on 31st March of next year। बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर एक ही बात होती है। तो किसी भी बिजनेसमैन या फिर कंपनी के लिए प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही होती है, और हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन या फिर किसी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होती है। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1st April टू 31st March आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके 1st April टू 31st March ही मेंटेन किए जाते हैं। इन केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस द फर्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। वैसे तो 1st April से ही स्टार्ट होता है, लेकिन कोई न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो जुलाई से स्टार्ट कर रहा है तो जुलाई टू 31st March उसका वो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। सितंबर में कर रहा है, सितंबर टू 31st March हो जाएगा। बट 31st March के बाद नेक्स्ट ईयर से वो आपका अप्रैल से ही उसका सेशन स्टार्ट होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(9) क्या होता है असेसमेंट ईयर? Assessment year is relevant term and used to denote the year in which is payable for the previous year. Assessment year for a previous year from 1st April of the year in which previous year ends and closing on 31st March of the next year. तो
एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि सपोज दैट ABC लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2019, तो इट्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज़ 1920। अगर कोई भी बिजनेसमैन मतलब जुलाई 19 से 1 जुलाई 19 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा 1920। दैट मीन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020। एंड अगर हम बोलें उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, फॉर द प्रीवियस ईयर इज़ 2021। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है, मतलब 1 ईयर उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ऊपर 1920 दिया है, यहाँ पर हमें क्या करना है 2021। इसका मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।